नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। इस वक्त जब हम और आप आमने सामने हैं, लंदन में प्रधानमंत्री मोदी बकिंगम पैलेस में है। रानी एलिजाबेथ उनको लंच दे रही है। लंच इस वक्त चल रहा है और उसके कुछ ही देर के बाद, आपसे करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वेम्बली स्टेडियम में होंगे, जहां वो भारतीय समुदाय को अपना संबोधन देंगे, भाषण सुनाएंगे। उस पर भी हम आपको लाइव लिए चलेंगे। लेकिन बीते 2 दिनों की इस यात्रा में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे में 2-3 बातें अंडरलाइन की हमें ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों को लेकर, और सबसे खास बात जिसमें ये रही, जो कि हिंदुस्तान में माना जा रहा था कि दाऊद को लेकर और खालिस्तान को बढ़ाने को लेकर जो ताकतें ब्रिटेन में हैं, उन पर ब्रिटिश सरकार अपना शिकंजा कसे, उस बाबत भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की है। क्या निकला उसका निष्कर्ष, क्या ब्रिटेन भारत की मदद कर सकता है, इन दोनों महत्वपूर्ण पड़ावों पर बात करेंगे इस खास मुद्दे पर। आज का डिबेट नंबर 1 ही रहेगा और उसमें पूरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी की इसी ब्रिटेन यात्रा पर, और जिसमें दाऊद और खालिस्तान को लेकर भारत क्या अपने दुश्मनों पर निशाना साध पाएगा, क्या ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत, कैमरन सरकार भारत की मदद करेगी। तमाम पहलू हम आपको दिखाएंगे। इसके पहले हम खास मेहमानों के पास चलें। पहले ये विशेष रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, ब्रिटेन में भारत के दुश्मनों पर निशाना। Terrorism and extremism are a global force that are larger than their changing names, groups, territories and targets. The world must speak in one voice and act in unison to combat this challenge of our times. पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा जारी है और इस यात्रा में कई अहम कदम उठाए गए हैं, कई उठाए जाने बाकी हैं। माना जा रहा है कि इसमें सबसे अहम पड़ाव है ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तान समर्थक सिख संगठनों पर शिकंजा कसना। खबरें भी हैं कि भारत की तरफ से ब्रिटेन को देने के लिए एक महत्वपूर्ण डोजियर तैयार किया गया है। इस डोजियर में ब्रिटेन में मौजूद सारे खालिस्तानी समर्थक संगठनों और उनकी करतूतों की जानकारी दी गई है। ऐसी खबरें हैं कि कई खालिस्तान समर्थक संगठन पंजाब को एक बार फिर सुलगाने की तैयारी में जुटे हैं। इसकी साजिश के कई सिरे ब्रिटेन में भी मौजूद हैं। कुछ दिनों से पंजाब में सिख कट्टरपंथियों को भड़काने और उन्हें एकजुट करके फिर से खालिस्तान की मांग तेज करने की साजिश को अंजाम देने की कोशिशें हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी कोशिश के तहत पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान का मुद्दा इतना भड़क गया। यही नहीं, कुछ सिख संगठनों ने अमृतसर में सरबत साहिब का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त का मुख्य जत्थेदार घोषित कर दिया। हवारा फिलहाल जेल में है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा तक फैले इस साजिश के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़े हैं। जाहिर है भारत की इस चिंता को दूर करने में ब्रिटेन बड़ा मददगार बन सकता है। India has suffered on the streets of Mumbai, for instance. We have suffered on the streets of London, and we have to confront particularly this Islamist extremist violence and terrorism, which is doing so much damage not just to our countries but also to the world. यही नहीं, भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान के कराची में बैठे माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम पर भी शिकंजा कसने में भारत को ब्रिटेन के मदद की दरकार है। भारत ने लंदन और ब्रिटेन में मौजूद उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति को लेकर एक डोजियर तैयार किया है। इसमें दाऊद की कुल 17 संपत्तियों का भी जिक्र है। सवाल ये है, क्या ब्रिटेन सरकार दाऊद और खालिस्तान समर्थकों से जुड़ी भारत की चिंता को गंभीरता से लेगी? हम तो पूछेंगे, क्या पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा खालिस्तान समर्थकों और दाऊद की कमर तोड़ देगी? तो आज एक बार फिर इस सवाल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि SMS पोल के जरिए आपको अपने जवाब हम तक पहुंचाने हैं कि क्या पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा खालिस्तान समर्थकों और दाऊद की कमर तोड़ देगी। अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। इसके अलावा #HTP
मोदी इन यूके और नमस्ते लंदन के जरिए भी ट्वीट कर कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हम उन राय को जरूर शुमार करने की कोशिश करेंगे। मैं अब मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करवाता हूं, जो इस वक्त बड़ा पैनल मेरे साथ लाइव मौजूद है इस प्राइम टाइम डिबेट शो में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल साहब हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ एक अकाली दल के नेता भी मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ेंगे। इसके साथ राजनीतिक विश्लेषक, कूटनीतिक विश्लेषक के तौर पर पुष्पेश पंत साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब साहब हमारे साथ हैं, जो सालों तक BBC के लिए काम करते रहे। यहाँ स्टूडियो में पिनाक चक्रवर्ती जी हैं, पूर्व राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल साहब हैं। इन सब के अलावा लंदन के वेम्बली स्टेडियम से मेरे सहयोगी आकाश सोनी भी इस वक्त मौजूद हैं। अगर आकाश आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम आपके ठाके केवल देख पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे। आकाश, कैन यू हियर मी? जी जी। सुमित आकाश। आपकी आवाज आ रही है और जा रही है। आकाश, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ विजय चौथाई वाले जी हैं, बीजेपी के फॉरेन सेल के प्रमुख हैं। विजय चौथाई वाले जी, आप लंबे समय से ये सब कोशिशें कर रहे थे, जुटे हुए थे। ये जो ओलंपिक स्टाइल स्वागत आपने तैयार किया प्रधानमंत्री के लिए, ये अभी जो हम देख रहे हैं ये प्री प्रोग्राम है। असली प्रोग्राम इसके बाद आने वाला है। कितनी देर में? 3:45 बजे के करीब यहाँ का प्रोग्राम चालू होगा। 3 बजे यहाँ के करीब चालू होगा। या अच्छा, 8:45 बजे भारत का समय है। 9:45 बजे भारत के समय से असली प्रोग्राम हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। ये बताएं, इसकी हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या एक्सपेक्ट करें हम? इसमें क्या हमने भारत और यूके का जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द इमिग्रेंट कम्युनिटी टू बिजनेस कम्युनिटी टू द टैलेंट कम्युनिटी टू द कम्युनिटी विच इज नाउ इन द प्रॉस्परिंग इन यूके एंड पार्टिसिपेट इन द यूके इकोनॉमी, ये पूरी थीम हम देखेंगे। इसलिए जो गायकों का चुनाव किया है वो भी पूरे भारतीय लेकिन NRI भारतीय से किए हैं। तो ये बहुत कोई अच्छा एक थीम है, आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताऊं कि द स्कॉटिश बैकपाइप विथ इंग्लिश ड्रम्स विथ महाराष्ट्र का ढोल ताशा और एक बंगाल अपना पंजाब का भांगड़ा का ढोल, ये सब का एक संगम आप यहाँ देखेंगे। अरे स्कॉटलैंड का बैकपाइप है, बैकपाइप और महाराष्ट्र से ढोल ताशा, ढोल वो जो ताशा गणपति के समय जो बजाते हैं। हाँ हाँ, और भंगड़ा के और इंस्ट्रूमेंट। भांगड़ा के आकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ऐसा कमाल होगा। बहुत धमाल देखिए जनता कितनी खुश हो रही है। जनता बहुत बड़े नंबर्स में यहाँ पर है। थोड़ा सा बताएं, वो जो आगे उस तरफ ग्रीन सीटें दिख रही हैं, वो तो यूं भी आपको प्लान के मुताबिक खाली रखनी है। क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ कोई बैठने वाला ये स्टेडियम, ये स्टेज डायरेक्टली देख नहीं पाएगा। आकाश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों को। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं हमारा तो मैं कुछ कॉन्क्रीट विषय पर बात करना चाहूंगा। ये जब स्पीच होगा वो मैं तो दिखाई देंगे हम लोग लाइव जब शुरू होगा कल्चरल प्रोग्राम और स्पीच। आकाश के पास आवाज नहीं जा रही, लेकिन हम मुद्दे पर लौटते हैं। आकाश के पास हम बीच बीच में बात करेंगे। हमारा पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि क्या खालिस्तान और दाऊद को लेकर भारत सरकार कोई बड़ी कामयाबी ब्रिटेन से लेकर लौट रही है। सभी प्रवक्ताओं के पास, सभी वक्ताओं के पास 45 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर। शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगा मैं पुष्पेश पंत साहब आपसे। पुष्पेश सर, क्या कोई उम्मीद करनी चाहिए उस खालिस्तान के बारे में जिसको दोबारा ऐसा लगता है कि पंजाब में रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है? जो अनरेस्ट इन दिनों हम पंजाब में देख पा रहे हैं, चाहे किन्हीं भी वजहों से, बताया जाता है कि उसके पीछे बहुत से लोग हैं जो ब्रिटेन में हैं और जो इस पूरे को फंड कर रहे हैं। भारत सरकार इस बाबत एक डॉजियर भी देने की तैयारी कर रही है ब्रिटिश हुकूमत को। क्या कोई उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है उम्मीद निश्चित रूप से करनी चाहिए, मगर इस तरह की बात शायद यूँ नहीं कही जा सकती कि कमर तोड़ देंगे और वो पलक झपकते कल ये नतीजे देखने को मिलेंगे। क्योंकि ब्रिटेन को इस बात का गर्व है कि वो एक जनतांत्रिक समाज है। वहाँ की राजनीति में जो शरणार्थी आते हैं वो भारत के हों, पाकिस्तान के हों या तथाकथित खालिस्तान के हों। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहमति, असंतोष व्यक्त करने वाले भी वहाँ पनाह लेते थे और उनको हाइड पार्क में और अन्यत्र अपनी बात कहने का मौका मिलता था। तो कृष्ण मेनन वहाँ सक्रिय रहे हैं, उसके पहले श्याम नारायण वर्मा सक्रिय रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बात बहुत छुपाकर इशारे से पर्दे के पीछे की जाएगी। मैं इसको यूँ कहूँगा कि उसकी कमर भले ही दाऊद की या खालिस्तानियों की न तोड़ी जाए, इनकी जड़ें सुखाने का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। बढ़िया। जितना प्रधानमंत्री
इसी नोट पे पुष्पेश जी 45 सेकंड हो गए, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, हमारे पास काफी वक्त है। पिनाक साहब, अभी आप बता रहे थे कि जब आप लंदन में थे तब खालिस्तान की बातें हुआ करती थी और खालिस्तान को लेकर चीजें उस दौरान में भी चलती थी। क्या वही आपको लगता है दोबारा सर उठा रहा है? क्या वो जो उस वक्त कुचला गया था वो दोबारा खड़े होने की तैयारी कर रहा है पंजाब में अनरेस्ट पैदा करके? कुछ ताकतें हैं जो इसके प्रयास कर ही रहे हैं, वो तो जाहिर है। ISI लंदन ऐसी जगह है जहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं जो मतलब कहते हैं आके कि हमें असाइलम चाहिए, हम परेशान हैं। कश्मीरियों के गुट भी हैं। आपको याद होगा 80 के दशक में हमारे एक डिप्लोमेट वहाँ, उनका कत्ल भी हुआ था, वो कश्मीरी ग्रुप JKLF वगैरह ने करवाया था। खालिस्तानी का जो जब उनका जो दौरा चला तब मैं वहाँ लंदन में था और मुझे याद है वो काफ़ी हम लोगों को परेशानी होती थी तब। पर खालिस्तान के लोग लंदन में और ब्रिटेन में जो माहौल है उसमें वो डिसेंट करना, पीसफुल डिसेंट जो है वो तो टॉलरेट कर लेंगे जी। पर अगर वो एक रूबिकॉन जो आप क्रॉस कर जाए, वहाँ बैठ के साजिश करें, टेररिज्म करें या किसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग करें, इस तरह की चीज़ें पे तो काबू लाना ज़रूरी है। और मुझे लगता है भारत और UK इस पे एक साथ मिलकर काम करेंगे। सतीश जेकब जी, आपकी राय इस बाबत, क्या दाऊद पर या खालिस्तान को लेकर कोई कामयाबी लेकर प्रधानमंत्री मोदी लौट सकते हैं इस विजिट के बाद? देखिए, जहाँ तक दाऊद इब्राहिम का सवाल है, मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि हम दाऊद इब्राहिम को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। दाऊद इब्राहिम है क्या? वो एक अपराधी है, ही इज़ अ गैंगस्टर। वो यहाँ से भागा हुआ अपराधी है, उसने वहाँ शरण ले रखी है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से हमारे बहुत पुराने बिगड़े हुए ताल्लुकात हैं, वो कभी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा और मैं नहीं समझता कि ब्रिटेन इसमें हमारी कोई ख़ास मदद कर सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर दाऊद इब्राहिम ने कुछ पैसा वहाँ उनके बैंकों में रखा हुआ है तो उसका अगर, हालांकि वहाँ के बैंकिंग लॉज भी बड़े कठोर हैं, कठिन हैं, जैसे पिनाक चक्रवर्ती हमारे डिप्लोमेट वहाँ रहे हैं बहुत साल, ये इसके बारे में ज़्यादा हमसे बता सकते हैं कि जो सीक्रेसी वहाँ पे जो एथिक्स है और कोड है उसको तोड़ना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे नहीं जहाँ लगता है कि कोई किस्म की कामयाबी मिलेगी। जहाँ तक अकालियों का सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत पुरानी कहानी है। इसके बारे में जब मेरे 45 सेकंड खत्म हो जाएंगे, दोबारा चांस करो तो मैं उसमें बोलूँगा। मैं बिल्कुल, 45 सेकंड खत्म हो गए थे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास। मैं अपने दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को लेके आऊँगा और फिर आलोक जी मैं आपके पास आऊँगा। मीम अफजल साहब, आप तो खुद डिप्लोमेट रहे हैं, इस तरह की विजिट्स में इतने क्रूशियल और इस तरीके के पॉइंट पर जब बात होती होगी कि इस नेक्सस को ख़त्म करना है या इसकी कमर तोड़नी है, क्या दूसरे मुल्क से, वो भी ब्रिटेन जैसा मुल्क, डेविड कैमरन जैसा व्यक्ति जो दुनिया के गिने चुने 5 कद्दावर ताकतवर नेताओं में एक माना जाता है, क्या भारत कोई भरोसा ले पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त ब्रिटेन ने जो तवज्जो दी है भारत की विजिट पर, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ये बात उनसे करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। लेकिन मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये समझना कि शायद इस विजिट में कमर तोड़ देंगे या कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा, वो ऐसा मुझे नहीं लगता है। दूसरी अहम बात ये, जो खालिस्तान की आपने बात की, उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। जब भी आप पंजाब में कमज़ोरी, सरकार कमज़ोर होगी और रिजेंटमेंट बढ़ेगा, ये लोग अपना सर उठाएंगे। हमेशा जब कोई कमज़ोरी होती तभी इस तरह का सर उठाया जाता है। तीसरी अहम बात ये कहना चाहता हूँ मैं, ये दोनों बातें जो हैं ये एक एजेंडे पर नहीं है प्रधानमंत्री के, लेकिन इसका जिक्र हो रहा है। जी मीम अफजल साहब, इजाज़त से बीच में टोक रहा हूँ मैं आपको, मैं दोबारा लौटूंगा। शाहनवाज हुसैन, क्या प्रधानमंत्री के एजेंडे में ये बात है कि दाऊद को की जड़ें सुखानी है, खालिस्तान को कमज़ोर करना उस मूवमेंट को, और क्या कामयाबी उम्मीद कर रही है भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार? देखिए, दाऊद इब्राहिम भारत का गुनाहगार है, वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। उसकी जड़ें जहाँ भी होगी उस जड़ों को हम कमज़ोर करेंगे, ये साफ है। दूसरी बात, खालिस्तान के सवाल पर जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो पहले भी मदद करते रहे, उसको हम लोग ज़रूर
निगाह उन पर रखते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा इन चीज़ों के अलावा भी भारत और यूके के रिश्तों को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री का ये दौरा हिंदुस्तान और यूके जो बहुत दोनों बड़े मुल्क हैं और दो बड़े नेता जब मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और यूके के लिए ये दौरा काफी मुफीद रहने वाला जी। शहनवाज जी, मैं लौटता हूं। आलोक बंसल, मैं आपके पास आऊंगा अगले 45 सेकंड के लिए और मैं आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, क्या मिलने वाला है? ये शॉट्स बता दूं मैं आपको दर्शकों को कि वेम्बली स्टेडियम के हैं, वहां पर प्रोग्राम चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का वेट हो रहा है। जैसे वो आएंगे हम वो लाइव स्पीच भी आपको सुनाएंगे, लेकिन जब तक ये प्रोग्राम आप तस्वीरों को देखिएगा तब तक मैं आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा वही सवाल दाऊद को लेकर और खालिस्तान को लेकर, क्या भारत कोई डोजियर सौंपेगा, और सौंपेगा तो क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, ये कहना कि वहाँ पे इनकी कमर टूट जाएगी तो मेरे ख्याल से गलत होगा, और ये प्रश्न मेरे ख्याल से गलत है और अनुचित है। लेकिन सरकार जो है, जैसा कि मुझे जानकारी है, कुछ डोजियर अवश्य दे रही है। दाऊद की करीब 1500 करोड़ की एम्पायर है जो ब्रिटेन में और उसके उपनिवेशों में है, और इकबाल मिर्ची और उसके जो कई सहयोगी हैं उनके काफ़ी स्रोत हैं आय के, और इन पे अगर एक बार लगाम लग गई तो आर्थिक रूप से जो है दाऊद को अपंग बना दिया जाएगा, जिससे पहले दुबई में यूएई में जाके हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो इस तरीके से धीरे धीरे दाऊद को कमज़ोर किया जा रहा है। जैसा कि पुष्पेश जी ने कहा, उसकी जड़ें सुखाने का काम चल रहा है। हो सकता है वो बिल में इस कदर फंस जाए कि बिल बिला के बाहर निकले, लेकिन उसको खत्म करना तो जब तक संभव नहीं है, जब तक आईएसआई और पाकिस्तान का उसको सहयोग मिला हुआ है, और वो सहयोग मेरे ख्याल से खत्म होता नहीं दिख रहा। लेकिन उसकी उपयोगिता पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे कम होती चली जाएगी अगर उसके आर्थिक स्रोत कम हो जाए, क्योंकि उसकी कुछ करने की जो शक्ति है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। मैं बीच में टोक रहा हूं, मैं यही सवाल आप ही से पूछा आलोक जी, क्या ये माना गया, बीते दिनों देखा गया कि जो भी लंदन में जितने गुरुद्वारे हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर इस तरह का सपोर्ट चल रहा है, वहाँ पर इस तरह का मूवमेंट चल रहा है, जहाँ पर वो ताकतें जो पंजाब में अनरेस्ट पैदा करना चाहती हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है। क्या ऐसी ताकतों को रोक पाने के पीछे भारत को अमेरिका की मदद भी लेनी चाहिए? क्योंकि बताया जा रहा है कि आईएसआई बहुत बड़े पैमाने पर इन ताकतों को बढ़ावा दे रहा है भारत को कमजोर करने को लेकर। देखिए, आईएसआई की हमेशा से ये कोशिश रही है कि भारत के अंदर उपद्रव फैले, और जैसा आपको मालूम है कि बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया एक आईएसआई का एवोर्ड ऑब्जेक्टिव रहा है। और जो दो राष्ट्र जहां पे कि इंडियन डायस्पोरा में सबसे ज्यादा परेशानी खालिस्तान को लेकर की जाती है, वो कनाडा और यूके है, और इन्हीं दोनों राष्ट्रों का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में सिख डायस्पोरा है। और प्रधानमंत्री की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे एक छोटा सा ग्रुप है जो प्रो खालिस्तान है। ऐसा नहीं है कि भारत समर्थक सिखों की संख्या में कमी है। और अगर सरकार, क्योंकि कई जगह इन्होंने गुरुद्वारों पे अवैध रूप से भी कब्जे किए हैं, तो एक बार अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तो फिर ये जो ऐसे तत्व हैं इनको जो है, इनकी जो गतिविधियां हैं उनको काफी हद तक संकुचित किया जा सकता है। इनको प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है गुरुद्वारों का वो काफी हद तक डिनाई किया जा सकता है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अकाली दल के नेता हैं। सिरसा साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, पंजाब में बीते 3 महीनों में 2 महीनों में हमने देखा है बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक स्थितियां पैदा हुई हैं, बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था को लेकर चुनौतियां पैदा हुई हैं सरकार को। ये बताया गया, जब आप लाइव नहीं जुड़े थे उसके पहले मीम अफजल साहब ने कहा, जब जब सरकार कमज़ोर होती है तब तब इस तरह की ताकतें सर उठाती हैं। और अब जबकि ब्रिटेन से भी मदद मिल रही है, ब्रिटेन के कुछ संगठन हैं जो पैसा लगा रहे हैं, जो पंजाब को परेशान करना चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद करनी चाहिए? बादल की सरकार से, आपकी सरकार से? क्यों आप लोग कमजोर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम किसी तरीके से भी कमज़ोर हैं या कमज़ोर दिखाई दिए हैं। हमने ना कोई ऐसा काम किया है, ना कोई ऐसे कदम उठाने में कोई कसर छोड़ी है जो एक पुख्ता सरकार को और एक एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए करनी चाहिए। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब का पिछले 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और उनका ये एक्सपीरियंस है हाउ टू डेल्ट विद दिस फोर्सेस। इसमें भी कोई शक नहीं कि आईएसआई ने पूरा जोर लगा रखा है। आपने देखा दीनानगर में क्या किया उन्होंने, आपने देखा कि किस तरीके से वो फॉरेन फंडिंग का इंतज़ाम करते हैं, बाहर बैठे भोले भाले लोगों को उकसाते हैं, हर तरीके का वो हथकंडा अपनाते हैं। पर मैं समझता हूँ जहाँ भारत सरकार को इन सब चीज़ों के ऊपर प्लग करना चाहिए, वहाँ जो सिखों के इशू हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए।
जो विदेशों में बैठे सिखों के इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए, काली सूची के इशू को एड्रेस करना चाहिए, जो सहजधारी का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इशू है उसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि जो सिखों के ग्रीवेंसेस हैं 1984 में किसी रॉयट विक्टिम को आज तक सजा नहीं हो पाई। जब आप माइनॉरिटीज को ऐसा एहसास होने लगता है कि उनको शायद किसी तरीके का जो उनका बनता हक है, जो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, मिल नहीं पा रहा, तो फिर नेचुरली होता है कि उनके अंदर एक रिजेंटमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो आप आज की घटनाओं को 1984 की तो घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं, एजेंसियां कर रही सिरसा हैं, साहब अपने लोग भी यही काम आप कर रहे हैं। आज की घटनाओं को 1984 से जोड़कर देख रहे हैं। अनरेस्ट आज पैदा हो रहा है, 84 के बाद तो जो कुछ हुआ हमने देखा। स्वर्ण मंदिर परिसर में जिस तरीके से जनरल वैद्य ने पूरे उसको भिंडरावाले को उस गुट को खत्म किया, वो सब हम सबको याद है इतिहास। मेरा सिर्फ से कहना इतना सा है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। नहीं, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप चुनाव में जाने वाले हैं साल भर के भीतर, और अगर इस तरीके से अनरेस्ट पैदा होता है, भारत सरकार तो कोशिश करती दिखाई दे रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है पंजाब में? नहीं तो सरकार ने और क्या कदम उठाने हैं? सरकार ने जिन लोगों ने ऐसे काम करने की कोशिश किए उनको देशद्रोह के मुकदमे भी दर्ज करके अंदर दे दिया। हमने किस चीज में सीरियसनेस और सरकार देखना चाहते हैं सरकार की सीरियसनेस की प्रति? कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या सरकार ने ये वाले कदम नहीं उठाए? सरकार ने वो सारे कदम उठाए जो उठाने चाहिए हैं। ये जो अनरेस्ट फैलाने की कोशिश दिखाई दे रही है, दिखाने की कोशिश दिखाई दी जा रही है, जिसके पीछे जहां फॉरेन फंडिंग भी है, जहां फॉरेन एजेंसी है, वहां हमारे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है, देश के लोग भी, बाकी पार्टियों के लोग भी उनको इसी काम में लगाने में लगे हुए हैं, देश की अमन शांति को तोड़ने के लिए, आप राजनीतिक पार्टी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी लोग आग लगाने मीम अफजल साहब आपके विरोध में यहाँ पर हैं, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मीम अफजल साहब आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का, फिर मैं लंदन पे लौटता हूँ। देखिए, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो वैसी नहीं है। बादल साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी बहुत इज्जत है, और उनकी सीनियरिटी जो है उसको सब पूरी पॉलिटिकल क्लास बहुत इज्जत की नज़र से देखती है। लेकिन आपके यहाँ जिस तरह से आप किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग जिस तरह से पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, और जो बदनामी आपकी सरकार की हो रही है, उसके नतीजे में आप कोई भी किसी भी पंजाब से आने वाले से बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि उसकी तसल्ली नहीं है और वो उसको नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब सरकार कोई नाकाम दिखाई देती है तो इस तरह की जो ताकतें हैं, या उनके कहने के मुताबिक ISI वगैरह, वो यकीनन ज़्यादा एक्टिव होंगे और भड़काने का काम भी करेंगे। लंदन प्रधानमंत्री गए हैं, उनके खिलाफ बाकायदा मुजाहरे हुए हैं, और उन ग्रुप्स ने मुजाहरे किए हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं। इससे पहले भी बहुत से मौक़ों पर ये लोग करते रहते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो अब हुआ है उसकी गूंज आपने मीडिया में, हिंदुस्तान में जो मीडिया कवर कर रहा है लंदन का इस पूरे ट्रिप को, तकरीबन हर TV चैनल ने और हर अखबार ने इस पर तवज्जो दिलाई है। तो ये बहुत मामूली वाक़या नहीं है, ये बहुत अहम वाक़या है। तो इसको मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जब आपकी सरकार वहाँ बदनाम हो रही है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ड्रग का पूरा रैकेट पूरे पंजाब के अंदर फैल गया है, नौजवान उससे परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, नौजवान बुरी तरह से ड्रग का शिकार हो रहे हैं, फिरौतियाँ हो रही हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। मैं यहाँ इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, आपने काफी जिक्र कर दिया। नतीजा ये है कि कुछ जो उसी का नतीजा है कि आज मूवमेंट जो पुराना है, जो इसको हमने एक तरह से शाहनवाज हुसैन मूवमेंट को कर दिया, शाहनवाज वो दोबारा सामने आ रहा है। मीम अफजल साहब, मैं आपकी बात का जवाब शाहनवाज हुसैन से इसलिए ले रहा हूँ कि आप पंजाब में भी सरकार में हैं, आप दिल्ली में भी सरकार में हैं। पंजाब की सरकार की नाकामी है खालिस्तान मूवमेंट को ना रोक पाना, या उस पंजाब के अनरेस्ट को ना रोक पाना, या ब्रिटेन से जो मदद मिल रही है उसको लेकर भारत सरकार की कदम प्रॉपर नहीं उठाए गए, इसलिए ये पूरे को बढ़ावा मिला है। एक कमेंट आपका जरूर चाहूंगा मैं, शाहनवाज हुसैन। नहीं, देखिए, पंजाब में भी हम साझा सरकार में हैं और यहाँ भी अकाली दल हमारे साथ साझा सरकार में है। हम हर विषय को बहुत संजीदगी से वहाँ देख रहे हैं। जिस तरह की वहाँ कोशिश ISI के ज़रिए और पाकिस्तान के ज़रिए वहाँ लोगों को भड़काने की हो रही है, हमारा काम है उसका रोकना। और वहाँ पंजाब की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी इसके लिए चिंतित है, और हम इन इशू को एड्रेस कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जिस तरह की कोशिशें, जो अनरेस्ट है, जिन बातों का दुष्प्रचार होता है विदेश में कि 84 के दंगे में जो लोग शामिल थे
उनको अभी तक सज़ा क्यों नहीं हुई। तो ये सब सवाल आते हैं जो भड़काने के लिए काम में लाए जाते हैं। लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर कुछ लोग होंगे जो इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे होंगे, लेकिन पूरा पंजाब मुल्क के साथ है, पूरा पंजाब इस देश के तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारी सरकार की कोशिश होगी, केंद्र की भी और स्टेट की भी, कि जो ISI और पाकिस्तान की कोशिश है उसको पूरी तरह हम नाकाम कर दें। ठीक है। और पंजाब में शहनवाज इस तरह भाई, की शहनवाज भाई हरकत को बढ़ने न दें। बेटा सिरसा साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं लौटता हूं आप लोगों के पास। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम तो पूछेंगे में, एक बार फिर हम आपके सामने सवाल दोहराते हैं आज का, कि क्या पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा खालिस्तान समर्थकों और दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़ेगी? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N। अपनी राय 51818 51818 पर SMS करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सतीश जैकब साहब से पूछना चाहूँगा इसी मुद्दे पर खास तौर पर। जैकब साहब, आपने बहुत काम किया खालिस्तान के खासकर मुद्दे पर, आप गए भी, आपने जैसे कि अभी बताया कि जब 2009 में रिविजिट किया आपने उस ऑपरेशन ब्लू स्टार की 25वीं एनिवर्सरी पर। 2009 से लेकर 2015 आज की तारीख में आपको लगता है कि कुछ अंतर आया परिस्थितियों में, या ऐसा ही है आज भी? नहीं, बहुत अंतर आया है। मैं आपको बता दूं क्या अंतर आया। जब 2009 में हम अकाल तख्त गए थे तो मेरे सीनियर, मेरे बॉस मार्क टली भी साथ थे। तो वहाँ पे हमने सरदार उन लोगों की जब इंटरव्यू वगैरह किए और पूछा खालिस्तान के बारे में, तो वो हमसे बहुत नाराज़ हुए और वो कहने लगे आप ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? अब यहाँ पे खालिस्तान, कोई खालिस्तान नहीं मांग रहा है। यहाँ पे भिंडरवाले की कोई कुछ नहीं है, भिंडरवाले इज फिनिश, इज़ गॉन। अब हम चाहते हैं अपने जवानों के लिए नौकरियाँ, हम उनकी तरक्की की बात करना चाहते हैं। वी आर लुकिंग, हम वहाँ से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वी हैव मूव्ड ऑन। राइट। तो हमें अच्छा लगा। लेकिन जब हम दोनों जब इंग्लैंड में साउथ हॉल के गुरुद्वारे में गए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गढ़ है जहाँ पर ये डायस्पोरा के सिख्स हैं, वहाँ पे उन्होंने सब शोर मचाया था। हमारे साथ पिनाक चतुर्वेदी बैठे हैं, ये हमारे दूतावास में बहुत सीनियर ऑफिसर थे। जगजीत सिंह चौहान, एक उनका जो एक खालिस्तानी एक लीडर था, जिसने एक ऐसा इंटरव्यू दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ जिसमें भारत में काफ़ी रोष हुआ। तो वहाँ देखा तो वहाँ पे ये था कि यहाँ तो हमें डांट पड़ी, वहाँ के लोग नारे लगा रहे थे खालिस्तान के। जब हमने उनसे इंटरव्यू किया कि भाई वहाँ तो कोई खालिस्तान को पूछता नहीं है भारत में, आप लोग क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप, या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो टेररिस्ट था, वो खतरनाक आदमी, लेकिन हमारे लिए भिंडरवाले एक बहुत बड़ा सेंट था, वो हमारे लिए बहुत आदरणीय है। तो वहाँ के लोग, 2009 की बात हुई, 15 में भी ये स्थिति है क्या? 15 आज भी वो लोग, आज भी वहाँ पर आज भी वो स्थिति है। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन मैंने पंजाब में देखा है। मैं अभी लुधियाने गया था थोड़े दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी IIC जैसी एक जगह है, तो वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो मेरी निगाह पड़ी, एक गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा हुआ था और उसमें पंजाबी में लिखा था, अब हुण लगता है मैनू फिर आना पड़ेगा। अच्छा। और उस पर फोटो बनी हुई थी संत भिंडरावाले की। तो उन्होंने कहा इट लुक्स आई हैव टू कम बैक। तो वहाँ पे देखा हमने कि वो बहुत से स्टिकर्स थे ऐसे। तो मैंने वहाँ, जो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त थे लुधियाने में, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, ये बड़ा फैशन हो गया है और ये स्टिकर्स जो हैं ये चाइना से आ रहे हैं प्रिंट हो गए और बड़े पॉपुलर हैं। मैं आपकी इसी बात पे कमेंट ले लूं। अकाली दल के रिप्रेजेंटेटिव सिरसा साहब हैं। सिरसा साहब, ये तो आपने खुद सतीश जैकब साहब के मुंह से सुना, और जो कुछ सरबत खालसा में हुआ वो हम सब जानते हैं। बेअंत सिंह के हत्यारे को, हवारा को जत्थेदार बनाने की मांग कर दी, 20,000 लोग उस मेमोरेंडम पे साइन कर देते हैं, और आप बोल रहे थे सिरसा साहब हमारी सरकार और क्या कर सकती है। मुझे नहीं पता कि अगर आपको, हमको अगर बताना पड़ेगा कि क्या कर सकती है तो मैं बताने को तैयार हूं, लेकिन सरकार के रहते हुए इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा होता दिखाई दे रहा है सबको, क्यों? अवस्थी जी, मैं जरूर चाहूँगा आप भी जरूर बताएं, पूछने में हर्ज नहीं है क्योंकि आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बताएं जरूर। दूसरी बात, जो आपने सरबत खालसा देखा, सो कॉल्ड सरबत खालसा, पहली बात है वो सरबत खालसा नहीं था, वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसके साथ साथ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड, इन सभी 4-5 पार्टियों ने, उसमें BSP भी थी, इन सब ने मिलकर अपना जो
इनका वहाँ पे पब्लिक के अंदर जहाँ जो भी इनकी थोड़ी बहुत ही वजूद था उसको इकट्ठा करने के, खड़ा करने की कोशिश की। अगर आप मेरी बात से अगर ना इत्फाक रखते हो तो मैं जरूर चाहूँगा, आज सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप चल रही है जिसके अंदर 3 एमएलए कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से और बता रहे हैं कि मैं 5000 आदमी लेके आ रहा हूँ, दूसरे को बता रहा है कि मैं इतने आदमी लेके आ रहा हूँ, और तीसरे को बता रहा है कि वहां पे आदमी कितने हैं, वो बता रहा है 3000 के आसपास हैं। तो कह रहा है यार थोड़े ज्यादा बता, लोगों को बताना है, ज्यादा आदमी बताओ। वहां पे सोशल मीडिया पे स्टेज पे बैठे ऐसी तमाम चीजें चलती है। मैं हालांकि उस खबर को आम आदमी ना पार्टी पुष्टि कर रहा हूँ ना उसका इनकार कर रहा हूँ। सिरसा साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन आपने क्योंकि मेरे मंच का इस्तेमाल किया अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए, तो मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है कि वो ऑडियो ऑथेंटिक है या नहीं है। इसकी जानकारी कम से कम मेरे पास नहीं है। सिरसा साहब अपनी जानकारी से इस बात जानकारी दे रहे हैं कि वो 3 आवाजें सही है और 3 आदमी बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तमाम ऐसा ड्रामा चलता है, रोज चलता है, हजारों की संख्या में चलता है। हम सब जानते हैं, किसी को डिफेम करना हो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, एक गलत पिक्चर डालो, 5 कैप्शन लगाओ और उसको आप वायरल करवा दो। और वायरल कैसा होता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी एडमिट किया कि ये मेरी आवाज है, एमएलए ने एडमिटेड किया कि मेरा हम सवाल लोग तो आपसे इसलिए सीधा जा था, रहे थे सिरसा क्योंकि साहब, जा रहे इसलिए हम भी जा रहे थे। आपको लगता है कि कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी जैसी पॉलिटिकल पार्टी क्या हवारा के आगे बढ़ाएगी आतंकवादी? कांग्रेस के सिक्खी एमएलए स्टेज पर बैठे हैं, बीएसपी के करीमपुरी जी अगर स्टेज पर बैठे हैं तो कम से कम वो नकाब लगाकर नहीं बैठे होंगे, उनका असली चेहरा ही बैठे होगा, उनका डुप्लीकेट नहीं होगा। इसलिए ये सभी पार्टियों ने मिलकर इस सरबत खालसा का नाम देने की कोशिश की, सो कॉल्ड सरबत खालसा। और यकीनी तौर पर यह सबसे दुखांत वाकया है जब एक धर्म के नाम पर इस तरह की काम करने की कोशिश की जाए, और किसी, आप चाहे असैसिनेशन किसी का भी हुआ हो, लेकिन इतनी बड़ी एक सुशोभित जो जगह है उसके ऊपर ऐसे लोगों का नाम भी जोड़ने की कोशिश किया जाए, चाहे वो हवारा हो चाहे कोई और भी हो। हमने पूर्ण तौर पर श्रोमणी अकाली दल इसको कंडेम किया और कोर कमेटी बुलाकर किया, और उन लोगों ने जिन लोगों ने ऐसा कोशिश भी करी उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे में आप नहीं मानेंगे, आप कोई प्रवक्ता हैं, झगड़े में नहीं, आलोक बंसल, हमने देखा है ये बीते दिनों में पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो वाकई में परेशान करने वाला है। वो तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग कैमरे के सामने दिखाई देते हैं जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चीजों को जला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और ये पंजाब की पुलिस के लिए भी चिंता की बात है। जो कुछ हो रहा है, चुनाव 1 साल के भीतर होने वाले हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले कुछ समय से उपद्रवी तत्व जो हैं एक्टिव रहे हैं पंजाब में। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें किसी बाहरी ताकत के शामिल होने का पूरा अंदेशा हो सकता है, जैसे धर्म ग्रंथों के पेजों को फाड़ना। कोई ग्रंथी जो उसकी पूजा करता भला क्यों फाड़ेगा? तो कुछ ना कुछ तो कहीं किसी ना किसी का असर है। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कोई ताकत जो नहीं चाहती कि वहां अमनो चैन रहे। उससे पहले गुरदासपुर में जब हमला हुआ था तब भी कुछ इस तरह की अंदेशे दिखाए गए थे कि अब पंजाब में कुछ रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है आईएसआई। तो कई ऐसी खबरें आती रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि पिछले कुछ समय में थोड़ा सरकार की तरफ से भी कुछ कमजोरियां हुई हैं। जैसे ड्रग एडिक्शन की आपने बात की, नशाखोरी की जो बात है, ये पंजाब में आज एक बहुत बड़ी एंडेमिक प्रॉब्लम हो गई है। पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज आईएसआई और सीमा पार से जो उनके आका हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में जो अमनो चैन है वो बिगड़ जाए। और इसके पीछे एक कारण है, मैं एक बार बता दूं। आज पाकिस्तान की आर्मी जो है पश्चिमी सीमा पर डिप्लॉयड है, और पाकिस्तान की फौज को यह चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान इस मौके का फायदा उठाकर सीमा पर कुछ गर्मी पैदा कर दे। तो वो इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी पे करना चाहते हैं कि जिससे कि हिंदुस्तान की आर्मी इस तरीके के सोच ना सके, और इसलिए जो है इस तरीके के उपद्रवों को भड़काने की चेष्टा। शाहनवाज हुसैन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी सरकार इन सब परिस्थितियों में कहां है? आप भागीदारी कर रहे हैं पंजाब में, दिल्ली में, आपकी सरकार क्या कर रही है इस चीज को रोकने के लिए, पाकिस्तान की इस नापाक चाल को खत्म करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है जो हिंदुस्तान को वो परेशान करे। ये तो हमको पता है। आप क्या कर रहे हैं? मोर्चे पर पूरी तरह से वो नाकाम हुआ है। वहां एक चुनी हुई सरकार उसके मर्जी के खिलाफ बनी। यहाँ पर अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ वो पाकिस्तान की साजिश का ही नतीजा है। इस तरह की हरकत करके जानबूझकर पंजाब के अंदर माहौल को खराब करना जी। लेकिन हम और अकाली दल की सरकार हैं जो आज उनकी सारी कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। वो कितनी भी कोशिश करे, पंजाब के अंदर आतंकवाद का बीज वो बो नहीं सकता। ये पूरी तरह से हमारी तरफ से कोशिश हुई है, और हम ये भी मानते हैं कि
पाकिस्तान जब कश्मीर के मोर्चे पर फेल हुआ है तो वो पंजाब के मोर्चे पर शाहनवाज जी, काम क्या शुरू आपको ये कर लगता रहा है कि वो कथित सरबत खालसा का जो आयोजन हुआ, जिसको सिरसा साहब कथित कहते हैं, वो पॉलिटिकल मूवमेंट था, वो कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था सरकार के खिलाफ, हाँ या ना? नहीं, वहां वीडियो को आप देख लें, आप उनकी 3 विधायकों की आवाज पर यकीन न करें, लेकिन जो लोग वहां जमा थे वो लोग कौन लोग हैं? जो अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे लोग हैं। अब वो सरबत खालसा के बारे में मैं ज्यादा प्रामाणिकता से सिरसा साहब ही बताएंगे, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पे अनरेस्ट चाहती है, कांग्रेस वहां पर जानबूझकर इस तरह का माहौल खराब हो, उसकी कोशिशों को रोकने की जगह वो जानबूझकर इसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। साहब जवाब दे दीजिए, दोनों ने आप पे सवाल खड़े किया, अकालियों ने भी, बीजेपी ने भी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक नेशनल प्रॉब्लम को पॉलिटिकल पार्टीज में उलझाने की जरूरत नहीं है। सिरसा साहब ने भी कहा और अब शाहनवाज साहब भी कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। जाहिर है कि हम वहाँ पावर में नहीं हैं, आप लोग पावर में हैं, और क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि देश को तोड़ने वाली ताकत के साथ कहीं कांग्रेस खड़ी हो सकती है? आप अगर ये बात कहेंगे तो मेरा ख्याल है पूरा देश इसे जोक से ज़्यादा कुछ नहीं समझेगा। ये एक लतीफ़ा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर इल्ज़ाम लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये है। आलोक बंसल आपकी बात पे कमेंट करना चाह रहे हैं। अफजल साहब सुन लीजिए, आलोक बंसल कुछ बोल रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि देश की चीजों को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि भिंडरावाले, संत भिंडरावाले किनकी पैदाइश है? अकाली दल को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने उसका सपोर्ट किया। जहां तक सवाल सरबत खालसा का, मैं ये कह दूं सिख धर्म की मर्यादाओं के अनुसार सिर्फ अकाल तख्त के जत्थेदार जो हैं सरबत खालसा को बुला सकते हैं, और इसलिए इसको सरबत खालसा कहना मेरे ख्याल से गलत है। कथित रूप से ही इसे सरबत खालसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो सिख धर्म की मर्यादाएं हैं उसके अनुसार ये नहीं था। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस कांग्रीगेशन में कई राजनीतिक पार्टियों के। पुष्पेश पंत साहब, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, मैं आऊंगा अपने राजनीतिक राजनेताओं के पास। स्पेसिफिकली पंजाब को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा मोमेंट राजनीतिक है जो कुछ पंजाब में हम देख पा रहे हैं? इसमें जबरदस्ती हम आईएसआई और यूके से मदद मांग रहे हैं उसको रोकने के लिए, सो कॉल्ड? नहीं, देखिए, मुझे लगता है इसके 2 पक्ष हैं जो मीम अफजल साहब ने बहुत दूरदर्शी तरीके से सामने रखे हैं। ये एक राष्ट्रीय समस्या है जिसका एक सामाजिक पहलू है, जिसका एक आपराधिक पहलू है, और निश्चित रूप से हमें सतर्क रहना चाहिए कि खालिस्तान का जब अलगाववादी आंदोलन चला भी था तो उसके सूत्र कहीं ना कहीं कनाडा, कहीं ना कहीं ब्रिटेन, कहीं ना कहीं दक्षिण अमेरिका तक पहुंचते थे। और ये स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल अस्थिरता का लाभ उठाने की कोशिश करे। आज कांग्रेस विपक्ष में है, वो संकोच में डालने की कोशिश शिरोमणि अकाली दल को करेगी, ये स्वाभाविक है। मगर मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाकर एक सूबे का चुनाव जीतने का ऐसा प्रयास करेगी, इसको नतीजे से ज्यादा शायद वास्तव में उन्होंने बड़े सही शब्द का प्रयोग किया नहीं कहा जा सकता। और बंसल जी की बात से मैं सहमत हूं कि सिख पंथ की अपनी मर्यादा है और शायद उसका उल्लंघन करने के कारण ही अलगाववाद फैलता है। जी पिनाक साहब, मैं एक कमेंट आपका जरूर चाहूंगा। पिनाक साहब, क्या पंजाब की में जो प्रॉब्लम है उस, मैं आऊंगा सिरसा साहब आपके पास, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या पंजाब में जो प्रॉब्लम है उसके पीछे यूके के लोग हैं, वहां के गुरुद्वारे में जो सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो डोजियर में देने की बात की गई है, या ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम है? देखिए, ये पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। खालिस्तानी गुट जो है वो ब्रिटेन में पहले से थे, अभी भी हैं, कनाडा में भी अभी भी हैं, मेरे ख्याल में कुछ अपने अमेरिका में भी हैं। तो ये लोग रहेंगे, पर ये मार्जिनल ग्रुप्स हैं, ये मेन स्ट्रीम नहीं है। पर ये बात भी सही है कि अगर इनको बढ़ावा वहाँ मिल रहा है किसी ताकतों पे, और लंदन ऐसी जगह है जहाँ इस तरह के बहुत लोग रहते हैं, तो वो एक पॉट सा है, वहाँ पे कोई भी ये खेल खेल सकता है। क्या और आईएसआई बिल्कुल खेलता है, वो उस वहाँ पे जरूर खेलता है, उनको मदद भी मिलता है। और वहाँ से, क्योंकि वो इट टाइज अप विद द आईएसआई's प्लान जो पंजाब में वो करना चाहते हैं। पर ये इसको सिर्फ पॉलिटिकल एंगल, डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंगल से देखना भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि ये नेशनल एक इशू है। जैकब साहब काउंटर करना चाहेंगे, क्योंकि आप बोल रहे थे कि आईएसआई को रोल इसमें नहीं ढूंढना चाहिए हमको। देखिए, जैसे पिनाक
उन्होंने कहा ये डिप्लोमेट रहे हैं, वहाँ रहे हैं, और मुझे इसमें उनकी बात का यकीन है कि इंग्लैंड में ज़रूर आईएसआई ने अपने पांव फैला रखे होंगे और एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे वहाँ पे डायस्पोरा को, लेकिन जो अमृतसर में सूरत हाल इसमें बनी है जी, उसमें ये बड़ा नाजुक सब्जेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मुझे इस पर टिप्पणी करना में संकोच हो रहा है, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं आता कि इसमें हम ये कहेंगे इसमें कांग्रेस का हाथ है, इसमें विपक्ष का हाथ है। ये बहुत आसान तरीका अपना पीछा छुड़ाने का। वहाँ पे भी काफ़ी असंतुष्ट लोग हैं उस कम्युनिटी में, और वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जैसे किसी ने जिक्र किया था कि वहाँ पर ड्रग्स की बड़ी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जो ज़मीनों हैं टुकड़े छोटे हो गए हैं, उन लोगों के पास खाने को नहीं है। तो जो असंतोष वहाँ फैला हुआ है वो इकोनॉमिक है, लेकिन उससे लोगों में नाराज़गी है, और जो वो कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हुई, सरकार की बिल्कुल वहाँ की हुई। तो इसमें तो मैं तो कहूँगा अकाली दल की जिम्मेवारी है बिल्कुल। और वहाँ पे ये कहना कि वहाँ कांग्रेस कर रही है, ये कर रही है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता हूँ। सिरसा साहब अब आप बोलिए। देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो जो बंसल साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि श्री अकाल तख्त साहब पे सरबत खालसा बुलाया जा सकता है। सरबत खालसा, मैं इसीलिए तथित सरबत खालसा कहा था क्योंकि सरबत खालसा बुलाने की केवल और केवल अकाल तख्त साहब के जथेदार को है, और केवल अकाल तख्त पर भी बुलाया जा सकता है। यह केवल एक पॉलिटिकल पार्टियों की मूवमेंट थी। मीर अफजल साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। मैं उनसे भी विनती करना चाहूँगा, उनके जो एमएलए सिक्की हैं वो क्या स्टेज पर नहीं थे? क्या उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? वो देशद्रोह लोगों के साथ स्टेज पर स्टेज शेयर करते हैं, जो खालिस्तान का नारा देते हैं उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं, और कांग्रेस उनके बारे में कुछ एक्शन लेने का अभी तक विचार भी नहीं बना रही। तो अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए एक बहुत ही सोचने और विचारने की जरूरत है। तीसरा विषय जो अभी आपने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग हमारे विपक्ष में हमेशा ही हमारे खिलाफ खड़े रहे हैं, जिन्होंने कभी श्री अकाल तख्त साहब को माना ही नहीं, उनकी मानताओं को ही नहीं माना, चाहे वो मान है, अगर हम मान की बात करें, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रखी है उन्होंने, जिसका नाम ही अकाली दल मान है। इसी तरह मोहकम सिंह हैं, जिनके पार्टी का नाम अकाली दल यूनाइटेड है। क्योंकि मैं ये समझता हूं, हम यहाँ पर बैठ के आप लोगों ने जिस विजन को देखा है, आपने उस विजन को गलत नहीं, जो आपने सीन देखा वो गलत नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे क्या है वह जब आप बारीकी में जाएंगे तो आपको जानकारियां मिलेंगी। अगर एक पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है, जिसका नाम अकाली दल मान है, और अगर वो पार्टी अपने एक स्टेज लगाती है और स्टेज पर बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, माफी के साथ, आपने तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। एक बात जो बार बार उठाई गई पैनलिस्ट द्वारा, उस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ड्रग्स की प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं सिरसा साहब, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पंजाब में ड्रग रैकेट्स नहीं चलते हैं? डेवलपमेंट जो है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ना इनसे सिरसा साहब क्या, ना ही पड़ोसी मुल्क से। सिरसा साहब क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पंजाब में ड्रग रैकेट नहीं है? सिरसा साहब आप सिलेक्टिव हियरिंग मत करिए, सिरसा साहब आप सिलेक्टिव हियरिंग मत करिए, कि जो बात आपको सूट कर रही है वो आप बोल रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, और आप, मैं ये मान रहा हूं, वह भी हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर स्टेट पर मैं ये मान रहा हूं, हमारे आनंद इंटरफेयर करते हैं और उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। ये देश की लड़ाई है, ड्रग्स नहीं, हमारे अकेलों की लड़ाई नहीं है। वही बात मैं कह रहा हूं। तो क्या क्या आपकी सरकार ने ड्रग्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने को लेकर ये प्रॉब्लम क्यों सर उठा रही है इतना ज्यादा? शाहनवाज हुसैन आप जवाब देना चाहेंगे, आप उस सरकार के भागीदार हैं, सिरसा साहब तो बचना चाहते हैं। मैं बताता हूँ अवस्थी साहब, आप अपना बोलने का एजेंडा पूरा कर रहे हैं आके। इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं, क्योंकि पंजाब के लोग बहादुर हैं, वो मजबूत लोग हैं, देश की रक्षा में आगे रहे हैं। वहाँ के नौजवान अगर नशे में शामिल होंगे तो वो पंजाब नहीं, देश के हित में भी नहीं है। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, आप जानते हैं कि पंजाब में हमारी सरकार बहुत दिनों से है, और ये सही कहा सतीश जी ने कि वो जो रकबा है वो छोटा हो गया है खेती का, और आजकल मजदूर भी जो बिहार से और उत्तर प्रदेश से बहुत सी जगह आते थे, वो मजदूर भी उतने ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर कोशिश हो रही है, हमारी सरकार
पंजाब में भी इसके बारे लोगों में के मैं फलाह एक चीज बहबूद बोलना का काम कर रही है जी, लेकिन नशा एक वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम सबको मिलकर रोकना है। अवस्थी जी, मैं आता हूँ सिरसा साहब, एक मिनट। सतीश जैकब साहब कुछ बोल रहे हैं। जैकब साहब, अवस्थी जी, मैं खामोश, बहुत देर से खामोशी से आप लोगों की बातें सुन रहा था, और ये जो प्रवक्ता बोल रहे हैं अकाली दल के कि सारी और पार्टियां दोषी हैं और उनका कोई कसूर नहीं है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने सच्चा सौदा के जो वहाँ के जो नेता हैं उनको अकाल तख्त ने अपराधी घोषित किया था और उनको सिख समाज से निकाल दिया था। बिल्कुल, उनको ज़बरदस्ती बादल ने माफ़ करवा दिया अकाल तख्त से। इस पर बहुत बड़ा गुस्सा है वहाँ की पूरी कम्युनिटी को, और जो श्रोमणी दल के जो मेंबर है वो भी बहुत नाराज़ हुए। और ये जो संकट हुआ है और जो सरबत खालसा जो बुलाई गई है, ये उनके उन गुस्से वालों ने बुलाई थी कि जब इन्होंने उसको माफ़ करवा दिया था, और उसको इसलिए माफ़ करवाया था सच्चा सौदा वाले को कि भटिंडा में उसके बहुत से अनुयायी हैं, वोटर्स, और अभी इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए उसको साथ वो मिलाना है उससे आपने। सपोर्ट लेने के लिए उसको करा था। मेरे ख्याल से आप नाम इस तरह हिला रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मेरे ख्याल से नहीं, मूवमेंट में पॉलिटिक्स घुस गई है। मैं बात नहीं करना जैसा भी चाहूंगा, घुड़ा, बड़ी सेंसिटिव इश्यूज हैं, और मेरे ख्याल से कि क्या वो सिख समाज में होने चाहिए, या अकाल तख्त ने जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है, अकाल तख्त किसी की को वो कर सकता है, वो उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया। किसके इन्फ्लुएंस में किया इसके बारे में तो ये स्पेक्युलेटिव बात है। जो प्रॉपर प्रोसीजर है अकाल तख्त का जिसके अंदर किसी को माफी दी जा सकती है, उसके अंतर्गत माफी दी गई, सिख धर्म की मर्यादा को फॉलो करते हुए की गई। तो अब वो किस लिए की गई, उसमें कोई राजनीतिक मोटिव ढूंढना मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों का कहना है, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इसको अचानक से उसको माफ दे दिया, और ये बड़ी हैरानी की बात दीजिए। सिरसा साहब, मेरे को वक्त खत्म हो रहा है, आप जवाब जरूर दीजिए इस बात पे कि गुरमीत राम रहीम को जो आप लोगों ने माफी दी, जनाब जैकब साहब ने ठीक कहा जी, बोलिए। जो इनको लगा इन्होंने अपने स्टिक से इंटरप्रिटेशन ठीक करी है, लेकिन जो आपने कहा कि वहां की किसी को अचानक से माफी दी गई है, मुझे जानकारी नहीं है कि माफी देने के लिए कोई इनको या तो जानकारी नहीं, कोई अकाल तख्त का प्रोसीजर था लंबा 2 साल का जो वो अडॉप्ट नहीं किया गया अकाल तख्त साहब की तरफ से। माफी देने का क्या प्रोसीजर था कि वो माफी मांगेगा तो अकाल तख्त साहब, उसको सिख धर्म की मर्यादा है, अगर कोई घर चलकर माफी मांगने आएगा तो उसको माफ करना, यही हमारी सिख धर्म की मर्यादा है। तो अकाल तख्त साहब के जथेदारों ने और कहीं 5 जथेदारों ने मिलकर इस फैसले को किया। यही 5 प्यारों के फैसला होता है, यही 5 जथेदार फैसला करते हैं। तो मर्यादा में किया, जो अगर माफी मांगने आएगा और ना करते तो आप मीडिया चैनल वाले सुबह हमसे पूछते कि क्या सिख धर्म में ये कब से शुरू मर्यादा होगी कि कोई माफी मांगने है उसको माफ मत करो। इसलिए ये कहना, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं? सिख कौम मुझे वाइंड अप करना है। सिरसा साहब, मुझे वाइंड अप करना है डिबेट को। एक लास्ट जवाब दे दीजिए सिरसा साहब, एक लास्ट जवाब दे दीजिए आप। क्या आप चुनावों में डेरा सच्चा सौदा की मदद लेंगे कि नहीं लेंगे, अकाली दल? सिरसा साहब, हाँ या ना? हम किसी भी डेरावाद की नहीं लेते, क्योंकि हम बीइंग अ सिख, हम केवल और केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब की लेते हैं। हम गुरु ग्रंथ साहब के आगे नतमस्तक हैं। हमारा सपोर्ट, चुनावों में सपोर्ट, काम करना है, चुनावों में सपोर्ट, जीतेंगे, हमें किसी की इलेक्शन है 1 साल के भीतर, नहीं चाहिए, किसी की चाहिए नहीं। चलिए ठीक है, हमें थैंक यू। किसी की सपोर्ट की चाहिए चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं सभी पैनलिस्ट को शुक्रिया अदा करूंगा। हम तो पूछेंगे, मैं वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले आपके SMS पोल के नतीजे भी आपको बताना बहुत जरूरी है। हमारा सवाल एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि क्या पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा खालिस्तान समर्थकों और दाऊद की कमर तोड़ेगी? हजारों की संख्या में हमको SMS आए हैं। 85% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री को वहां बड़ी कामयाबी इस बाबत मिल सकती है। 15% दर्शक ने ना में जवाब दिया है।